जी अस्सलाम वालेकुम। कैफेट आज के लेक्चर का आगाज़ करते हैं। लेक्चर नंबर 3। लेक्चर के आगाज़ से पहले जो प्रीवियस लेक्चर में हमने कंसेप्ट स्टडी किए थे उनसे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो 1 बाय 1 पूछ लीजिए। सबसे पहले मुझे बताइए, हाइब्रिड क्लास जो रूम नंबर 6 की हाइब्रिड क्लास है, इसमें अगर मेरी आवाज़ ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए, शाबाश। रूम नंबर 4 की जो हाइब्रिड क्लास है इसमें अगर आवाज़ मेरी ठीक जा रही है तो एक दफ़ा हाथ उठा दीजिए, शाबाश। चलिए, प्रीवियस लेक्चर में से कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं 1 बाय 1 पूछ लीजिए जी। अच्छा, मैंने कहा कंपनी के नाम के साथ वर्ड लिमिटेड लिखा हुआ है कहीं पे। देखिए, हमारी कोई भी केस स्टडी होगी ना ऑडिट की, उसमें याद रखिएगा 2 कैरेक्टर जरूर होंगे। एक ऑडिट फर्म जो ऑडिट कर रही है, ऑडिटर, उसका कोई ना कोई नाम होगा, और दूसरा हमारा जिसे हम कहते हैं क्लाइंट से मुराद वो कंपनी जिसका ऑडिट कर रहे हैं, जिसका ऑडिट हो रहा है। यानी एक ऑडिट फर्म और एक क्लाइंट कंपनी। आप हमेशा देखेंगे नाम के साथ जो वर्ड लिमिटेड लिखा होगा ना, ये क्लाइंट कंपनी के नाम के साथ लिखा होगा वर्ड लिमिटेड, ऑडिट फर्म के नाम के साथ नहीं लिखा होगा। ठीक है, क्योंकि जो ऑडिटर्स होते हैं ना, ये कंपनी क्रिएट नहीं कर सकते। ऑडिटर्स जो हैं वो कंपनी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप की फॉर्म में बिजनेस करते हैं या पार्टनरशिप फॉर्म में बिजनेस करते हैं। तो जो लिमिटेड होगा क्लाइंट के नाम के साथ होगा। ठीक है, और ये कंपनीज नॉर्मली लिमिटेड ही होती है, अनलिमिटेड रेयर होता है। हमारे ऑडिट के किसी केस स्टडी में अनलिमिटेड कंपनी का कोई जिक्र नहीं आएगा। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन? और ये एक चीज ध्यान में रखिएगा, बल्कि केस स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से एक चीज अच्छा हो गया आपने क्वेश्चन पूछ लिया। जो लफ्ज लिमिटेड है, अगर किसी भी बिजनेस के नाम के एंड पे लफ्ज लिमिटेड आ जाए तो इसका मतलब आपने समझ लेना है वो एक कंपनी है, ठीक है जी, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और कोई क्वेश्चन? जी शाबाश। देखिए, अगर शेयर होल्डर्स ही कंपनी को मैनेज भी कर रहे हो, यानी जो ओनर है वो ही कंपनी को मैनेज भी कर रहा है, तो फिर एक बड़ी रीजन जो ऑडिट करवाने की होती है वो रेलिवेंट नहीं रहती, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट वाली, वो रेलिवेंट नहीं रहती। लेकिन याद रखें, स्टिल इसके बावजूद दूसरी रीजंस मौजूद हैं दुनिया में जिनकी वजह से ऑडिट करवाया जा सकता है। ठीक है, कोई एक रीजन बता दीजिए किस वजह से ऑडिट करवाया जा सकता है? क्योंकि हो सकता है रिक्वायर्ड बाय लॉ हो, और हो सकता है मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड। बिल्कुल ठीक है, शाबाश शाबाश। और कोई क्वेश्चन? शाबाश। क्वेश्चन इनका ये है कि सर आपने पहले ये बताया था कि सबसे पहले ईयर एंड होने के बाद मैनेजमेंट ऑडिटर को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रोवाइड करती है, जिसे कहते हैं ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिटर चेक करता है, वेरीफाई करता है, और अगर उसमें कोई गड़बड़ नजर ना आए तो जो ऑडिटर रिपोर्ट देगा वो कौन सी होगी? अनमोडिफाइड। शाबाश। अब तरतीब से चलते हैं। अगर गड़बड़ नजर नहीं आई तो अनमोडिफाइड रिपोर्ट, अगर कोई गड़बड़ नजर आई तो स्टेप नंबर 1 में ऑडिटर क्या करता है? शाबाश, मैनेजमेंट को कम्युनिकेट करता है। अब मैनेजमेंट या तो उस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर लेगी या मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करेगी। अगर मैनेजमेंट मिस स्टेटमेंट को करेक्ट नहीं करती, शाबाश, मॉडिफाइड रिपोर्ट। अब इनका क्वेश्चन, अगर मैनेजमेंट उस मिस स्टेटमेंट को करेक्ट कर ले, अब ऑडिटर जो रिपोर्ट देगा वो अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड? शाबाश, अनमोडिफाइड होगी, क्योंकि अब जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो ठीक हो चुकी हैं। ठीक है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ठीक हैं। तो याद रखें, हमने एज ऑडिटर जो फाइनल वर्जन होता है ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, यानी वो जो ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं फाइनल वाली,
वो जो शेयर होल्डर के पास जा रही हैं उनके ऊपर रिपोर्ट दे रहे होते हैं हम। उससे पहले अगर कोई ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी और उनमें कोई मिस स्टेटमेंट थी लेकिन करेक्ट हो गई, तो याद रखें हम ना तो अपनी रिपोर्ट में ये जिक्र करेंगे कि पहले मिस स्टेटमेंट थी, पहले फाइनेंशियल गलत थी अब ठीक है, ये भी नहीं, इवन ये भी जिक्र नहीं करेंगे कि मिस स्टेटमेंट कौन कौन से थे, क्योंकि हमने फाइनल ड्राफ्ट जो होता है ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इस पे रिपोर्ट दे रहे होते हैं और वो ठीक हो गया। ठीक है, वो क्या कहते हैं, वो ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल। तो अगर आखिरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स वेल हैं तो सब कुछ वेल है। ठीक है, हम अनमोडिफाइड रिपोर्ट देंगे, उसमें किसी किस्म की प्रीवियस मिस स्टेटमेंट का जिक्र नहीं होगा। याद रखें ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में सिर्फ और सिर्फ अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जिक्र करता है, करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का जिक्र कभी नहीं करता ऑडिट रिपोर्ट में। ये बात समझ आई? अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट और करेक्टेड मिस स्टेटमेंट की टर्म मैंने आपके सामने रखी है। तो ऑडिटर अपनी रिपोर्ट में करेक्टेड मिस स्टेटमेंट का कभी जिक्र अनकरेक्टेड का ही करेगा। जी मेरे भाई, क्लियर होगा? मुतमिन है? शाबाश। और कोई क्वेश्चन? जी जी एक मिनट। मटेरियल की कल बात हुई थी कि मटेरियल वो होता है जो प्रॉफिट का 5% हो, जो प्रॉफिट होता है वो तो रेडी ट्रू एंड फेयर नहीं है, तो कौन सा प्रॉफिट लेके चलते हैं? हाँ शाबाश, ये इन्होंने अच्छा क्वेश्चन पूछा। उन्होंने कहा सर आपने कल बताया था कि मटेरियल ऑडिटर सारी ऑल आइटम्स को चेक नहीं करता, ऑल मिस स्टेटमेंट्स के लिए जिम्मेदार नहीं, मटेरियल को देखता है। और मटेरियल कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो है 5% ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, क्वेश्चन का थोड़ा सा एडवांस है लेकिन मैं भी आंसर कर रहा हूं। इन्होंने ये कहा कि सर प्रॉफिट का 5% चले आपने ऑडिट के शुरू में ले लिया, ठीक है, उसके मुताबिक काम शुरू कर दिया। भाई ऐसा पॉसिबल है बाद में कुछ मिस स्टेटमेंट सामने आ जाए और उनकी वजह से प्रॉफिट चेंज हो जाए, तो अगर प्रॉफिट चेंज हो जाए तो क्या होगा? अब देखें मैं इसका आंसर दे सकता हूं लेकिन मैं चाहता हूं आपकी जजमेंट टेस्ट करूं, अपनी जजमेंट को अप्लाई करें। पहले प्रॉफिट कुछ और था, उसके ऊपर 5% मटेरियलिटी लेवल अप्लाई करके मटेरियलिटी लेवल कैलकुलेट किया, बाद में ड्यूरिंग ऑडिट पॉसिबल है ना मिस स्टेटमेंट की वजह से प्रॉफिट ऊपर नीचे हो जाए, ऊपर भी हो सकता है नीचे भी हो सकता है, अगर चेंज हो जाए तो हमारे मटेरियलिटी लेवल पे क्या फर्क पड़ेगा? शाबाश, वो भी चेंज हो जाएगा, वो मटेरियलिटी लेवल भी चेंज हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। ठीक है जी। अच्छा, अब वो रिवाइज होगा तो फिर हमारे ऑडिट पे क्या इंपैक्ट होगा वो आगे स्टडी करेंगे हम। और कोई क्वेश्चन? जी हाइब्रिड में से कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड में से नहीं आया कोई क्वेश्चन? अच्छा, एक स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, अभी थोड़ी देर पहले हाइब्रिड में चक्कर लगा के आया हूं, तो स्टूडेंट ने क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा सर ऑडिट के एडवांटेजेस तो आपने हमें बताए हैं, क्या ऑडिट के कोई डिसएडवांटेजेस भी हैं? बिल्कुल डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन ये मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से डिसएडवांटेजेस हैं। ठीक है, वो हमारे सिलेबस में नहीं है क्योंकि हमें मैनेजमेंट से ज्यादा लेना देनी है, हम तो शेयर होल्डर के बारे में सोचते हैं, मैनेजमेंट हमारे बारे में जो मर्जी सोचे उसके बारे में हमें कोई फिक्र नहीं है। लेकिन डिसएडवांटेज हो सकता, जैसे मैनेजमेंट कहती है, नॉर्मली ये हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं, एडिशनल आपको बता रहा हूं, मैनेजमेंट ये कहती है सर हमारे ट्रेड सीक्रेट्स होते हैं, बाज़ औक़ात ऑडिटर हमें इंफॉर्मेशन लेता है तो हमें वो बताने पड़ते हैं, जैसे CFO CEO की सैलरी क्या है, रॉ मटेरियल हम किस सप्लायर से बाय करते हैं, किस रेट पे बाय करते हैं, ठीक है, इस तरह की और बहुत सी चीजें, तो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हमें शेयर करना पड़ती है ऑडिटर के साथ। ये फिर दूसरा एतराज या डिसएडवांटेज कह लें, ये है मैनेजमेंट ये कहती है कि सर ऑडिटर हमसे ना बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, हम अपना बिजनेस कर रहे होते हैं, अपना काम कर रहे होते हैं, ऑडिटर आके क्वेश्चनिंग शुरू कर देता है, कितने एम्प्लॉयज इस साल में आपने हायर किए, कितने एम्प्लॉयज निकाले, कितना बोनस मिला, ड्यूरिंग ईयर कोई प्रोडक्ट लॉन्च किया है कि नहीं, इन्वेंट्री किस जगह पे पड़ी है, बैंक अकाउंट किस किस बैंक के साथ खुलवाए हुए हैं, सवाल ही पूछता रहता है ऑडिटर। तो हम बड़े डिस्टर्ब होते हैं। पहली प्रॉब्लम डिसएडवांटेज क्या बताया उसने, कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन शेयर, दूसरा डिस्टर्ब होते हैं, तीसरा आखिरी बार इन्होंने किया ये ज्यादा सख्त था, शेयर होल्डर से कहने लगे सर आपको भी डिसएडवांटेज है क्या, आपको फीस देना पड़ती है, आपको फीस देना पड़ती है, तो ये भी डिसएडवांटेज है। उसकी ऑडिटर की सैलरी ज्यादा होती है मैनेजमेंट वालों की? ऑडिटर की सैलरी ज्यादा होती है कि मैनेजमेंट वालों की?
अच्छा, एक चीज ध्यान में रखिएगा, हमारे पूरे ऑडिट में सिर्फ एक चैप्टर ऐसा है जिसमें हम पैसों का जिक्र करेंगे, वरना हमारा पूरे ऑडिट का कोई भी कंसेप्ट पैसों के साथ लिंक्ड नहीं है। ऑडिटर की फीस कितनी होती है, वो कितना कमाता है, मैनेजमेंट कितना, इररेलेवेंट। ठीक है, जो अल्लाह ताला ने रिस्क लिख दिया है वो आए ही आएगा। हाँ जी बिल्कुल, मौत भी अपने टाइम पे पहुंच जाएगी और रिस्क भी अपने टाइम पे पहुंच जाएगा, बेफिक्र है, लेकिन कोशिश करते हैं जी। और कोई क्वेश्चन? क्या ऑडिटर के खिलाफ कोई लीगल एक्शन लिया जा सकता है? बिल्कुल लिया जा सकता है। अगर ऑडिटर अपना काम सही तरीके से ना करे, जानबूझ के सही तरीके से अपना काम ना करे, उसके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जा सकता है, बिल्कुल लिया जा सकता है। और कोई क्वेश्चन? अच्छा, लेकिन एक चीज इसमें मैं आपको बता दूं कि लीगल एक्शन लेगा कौन? अगला सवाल ये है। तो आपको एक रूल बताता हूं, आपने शायद वो कैफ 4 बिजनेस लॉ में पढ़ा होगा। जब दो पार्टी के दरमियान में कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, तो वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के खिलाफ एक्शन ले सकती हैं। कोई थर्ड पार्टी जो उस कॉन्ट्रैक्ट का हिस्सा नहीं है वो एक्शन नहीं ले। तो अगर हम ऑडिटर हैं, हमने शेयर होल्डर्स को अपनी रिपोर्ट दी, ठीक है, और तो अगर उसमें कोई गड़बड़ होती है तो हमारे खिलाफ कौन केस फाइल कर सकता है? और कोई नहीं कर सकता। ये ज़हन में रखिएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आगे चल के मैं फिर लिंक करूंगा, तो बिल्कुल एक्शन हो सकता है ऑडिटर के खिलाफ। और कोई क्वेश्चन जी? अगर ऑडिटर मैनेजमेंट से कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लेके किसी के साथ शेयर कर दे तो क्या होगा? ये हमारा एक चैप्टर है पूरा, वो कोड ऑफ एथिक्स उसका नाम है, जो हमें बताता है कि एथिकली हमने कैसे बिहेव करना है। आई कैप इस सिचुएशन में उस पर्सन का नाम लिस्ट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट से खारिज कर देता है जो कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन, क्योंकि उसको चार्टर्ड अकाउंटेंट रहने का कोई हक नहीं है ना, उसका नाम लिस्ट से खारिज कर देता है। और कोई क्वेश्चन? हाइब्रिड क्लास में से कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। एक दो क्वेश्चन थे जो मैंने उनसे कहा था कि क्लास के दौरान में पूछेगा। हाइब्रिड क्लास रूम नंबर 6 में क्वेश्चन थे। शाबाश शाबाश, पूछिए, माइक दीजिए इनको। रूम कोई क्वेश्चन? कुछ तो पूछ लिया करें, कुछ क्वेश्चन आएगा तो आगे चलूंगा, वरना मैंने नहीं चलना। लेक्चर आगे नहीं चलेगा जब तक आप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, और हाइब्रिड क्लास में से क्वेश्चन नहीं आएगा। यार ये क्या, देखिए सोए तो नहीं हुए क्या यार? भाईजान देख के आए जरा। हाँ जी, सवाल पूछेंगे तो सच में आगे जाऊंगा, वरना लेक्चर नहीं आगे चलेगा। कर ले टाइम जरा। ये काम आप पहले क्यों नहीं कर लेते क्लास शुरू होने से पहले? जी वालेकुम अस्सलाम, पूछिए क्वेश्चन। मेरा क्वेश्चन ये है कि मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज कौन सी होती है? हाँ, हमने कल ये स्टडी किया था कि मैनेजमेंट की कुछ स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज होती है। मैनेजमेंट की स्टैट्यूटरी ड्यूटीज से मुराद ऐसी ड्यूटीज हैं जो लॉ ने, कंपनीज एक्ट ने लगाई हैं, और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटी से मुराद वो ड्यूटीज हैं जो शेयर होल्डर्स ने लगाई हैं, ठीक है। इनकी एग्जाम्पल जरूरी नहीं है आगे फर्दर, लेकिन एग्जाम्पल मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। स्टैट्यूटरी ड्यूटी में आपने पढ़ा होगा कि कंपनी लॉ ये कहता है मैनेजमेंट को कि आप लोगों ने बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन करने हैं, ठीक है। तो वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन हो रहे हैं कि नहीं, ये पता चलता है। इसके अलावा कंपनी लॉ ये भी कहता है मैनेजमेंट को कि उन्होंने डिविडेंड जब डिक्लेयर किया तो शायद 10 वर्किंग डेज है, उसमें पे करना होता है। तो मुझे बताइए, एज ऑडिटर जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की वेरिफिकेशन कर रहे होंगे, उसमें डिविडेंड को भी नहीं चेक कर रहे होंगे, तो क्या हमें पता नहीं चल जाएगा कि वो 10 दिन के अंदर पे हुआ कि नहीं हुआ? तो ऑडिट के दौरान में हमें यह भी पता चल जाता है कि मैनेजमेंट ने कंपनी लॉ की जो ड्यूटीज हैं वो पूरी की हैं कि नहीं की। ये भी फायदा है। तो हम मैनेजमेंट को बता देंगे, और सर डिविडेंड क्यों नहीं पे किया? कहेंगे सर अभी तो 30 दिन का टाइम है, अभी तो 8 दिन हुए हैं। तो कहेंगे 30 दिन का टाइम नहीं, वो पुरानी बात थी, अब तो 10 वर्किंग डेज हो गया है। तो मैनेजमेंट को पता चल जाएगा।
इसी तरह कुछ ड्यूटीज हो सकता है शेयर होल्डर्स ने लगाई हो, ठीक है, शेयर होल्डर्स ने। आगे वो क्या होती है वो फर्दर हम स्टडी करेंगे। जी क्लियर हो गया स्टैट्यूटरी और नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज? तो एग्री करते हैं आप इस कंसेप्ट से कि ऑडिट के दौरान में, ऑडिटर की चेकिंग के दौरान में ये बात भी पता चल जाती है कि मैनेजमेंट अपनी ड्यूटीज को पूरा कर रही है कि नहीं, चाहे वो ड्यूटीज स्टैट्यूटरी ड्यूटीज हो चाहे नॉन स्टैट्यूटरी ड्यूटीज। सर ये एडवांटेज ऑफ ऑडिट में लिखा हुआ है इट असिस्ट इन सेल और परचेज ऑफ बिजनेस, तो ये पॉइंट एडवांटेज में लिखा है इट असिस्ट इन सेल एंड परचेज ऑफ बिजनेस, ठीक है। तो आप मुझे ये बताइए, आपने कोई घर खरीदना है, खुद से घर को देख के उसकी वैल्यू साइन कर देंगे कि किसी प्रॉपर्टी डीलर को कहेंगे आप बताइए जरा प्रॉपर्टी वैल्यूअर से? घर खरीदने से पहले किसी एक्सपर्ट को ले जाना जरूरी है कि नहीं? वो आपको बता देगा कि इसकी एस्टिमेटेड वैल्यू कितनी है, मार्केट वैल्यू। उसी तरह अगर कोई बिजनेस बेचना हो तो उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की भी तो वैल्यू लगनी चाहिए कि एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन के बगैर बिजनेस सेल हो जाना चाहिए। आप अगर एक घर खरीदेंगे, गाड़ी खरीदेंगे, मोटरसाइकिल खरीदेंगे, उसकी वैल्यू लगवाते हैं किसी ना किसी उस फील्ड के एक्सपर्ट से। तो जब बिजनेस सेल परचेज होगा उसके एसेट्स और लायबिलिटीज की वैल्यूएशन नहीं होगी क्या? होगी। और वो कौन करता है? वो ऑडिटर्स करते हैं। पूरे बिजनेस की बात हो रही ठीक है जी, बिल्कुल पूरे बिजनेस की बात हो रही है, पूरे बिजनेस की बात हो रही है। सर अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आपने कहा था कि मिस स्टेटमेंट है और उन्होंने मैनेजमेंट ने एक्सेप्ट कर दिया उसे और करेक्ट कर दिया, तो सर जो इंटेंशनली मैनेजमेंट करती है एरर, तो क्या शेयर होल्डर को पता नहीं चलना चाहिए कि मैनेजमेंट हमारी खराब है? ये हम स्टडी करेंगे आगे। देखिए फर्दर मिस स्टेटमेंट की बहुत सी टाइप्स होती हैं, ठीक है। उन्होंने कहा सर अगर जानबूझ के मिस स्टेटमेंट की जाए और अनजाने में की जाए, क्या दोनों मिस स्टेटमेंट एक जैसी हैं? इसका जवाब है एक जैसी नहीं है, लेकिन फर्क क्या है वो डिटेल में भी नहीं बता रहा, बाद में पढ़ेंगे, दोनों में फर्क है। चलिए अब चलते हैं हम अपनी होम असाइनमेंट की तरफ। आपको होम असाइनमेंट दी गई थी, कल उसकी डिस्कशन की तरफ चलते हैं। 2 क्वेश्चन थे, एक रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन था और एक केस। याद रखें आपने एग्जाम क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करना है, कितना लिखना है, प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन क्या होनी चाहिए, फॉर्मेट क्या होना चाहिए, बुलेट्स फॉर्म में लिखना है, पैराग्राफ फॉर्म में लिखना है, ये सारी चीजें आपको मैं एक ही सीटिंग में नहीं बता सकता, ठीक है। बताऊंगा आपको हजम भी नहीं होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम प्रैक्टिस करते हुए सीखेंगे। अच्छा मुझे याद आ गया एक चीज, लिख लें, ये रिसर्चर हमें ये चीजें बताते हैं जो मैं कभी कभार आपके साथ शेयर कर रहा होता हूं। वो कहते हैं वी लर्न 10% बाय रीडिंग, वी लर्न 10% बाय रीडिंग, और आगे लिखें वी लर्न 90% बाय डूइंग, बाय डूइंग, ठीक है। आप कोई भी चीज, और ये सिर्फ ऑडिट का असूल नहीं है, दुनिया के हर प्रोफेशन का असूल है, पढ़ने से भी आप सीखते हैं लेकिन वो आपका लर्निंग का लेवल होगा सिर्फ 10%। करने से भी सीखेंगे, करने से जो सीखेंगे ना वो लेवल होगा 90%, ठीक है। तो हमेशा कर जैसे आप ड्राइविंग सीखना चाहते हैं, जितनी मर्जी किताबें पढ़ लें, आपका नॉलेज का लेवल 10% से आगे नहीं बढ़ेगा। और अगर एक दफा ड्राइविंग सीट पे बैठ गए तो वो जो नॉलेज मिलेगा ना वो उससे कई गुना ज्यादा होगा जो आपने पढ़ के लिए। इसी तरह याद रखिए, मैं ज़बानी कलामी अगर आपको टिप्स बताता रहूं ना कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, आपको लग रहा होगा कि समझ आ रही है, लेकिन आप उस नॉलेज को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, मुझे पता है। इसीलिए मैं आपको प्रैक्टिस के साथ साथ बताता रहूंगा। जैसे जैसे रेलिवेंट क्वेश्चन में कोई चीज सामने आएगी ना, मैं आपको बताता रहूंगा इस तरह का क्वेश्चन आए तो प्रेजेंटेशन इस तरीके से होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। तो इसीलिए मैं आपको डेली होम असाइनमेंट को इनकरेज करता हूं, कहता हूं लाजमी करें, क्योंकि क्लास में जो आप सीखेंगे ना या जो पढ़ के सीखेंगे, पढ़ के, वो सिर्फ 10% है। आईकैप में जाके तो आपने लिखना है ना, तो जो होम असाइनमेंट लिखनी है ना वो आपका 90% नॉलेज आपको देगी जो होम असाइनमेंट। पहला क्वेश्चन, हमारे एग्जाम में 2 तरह के क्वेश्चंस होंगे, रिप्रोडक्शन क्वेश्चन, केस स्टडीज। तीसरी तरह का क्वेश्चन नहीं होगा। तीसरी तरह का क्वेश्चन कौन सा है? एमसीक्यूज। ऑडिट के पेपर में एमसीक्यूज नहीं होते, 1 नंबर का भी एमसीक्यू नहीं आएगा, कंफर्म है, ठीक है जी। रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है और केस स्टडीज है।
सबसे पहले तो आपने ये पहचानना है जो आपके सामने क्वेश्चन आया है वो रिप्रोडक्शन यानी रट्टे वाला या केस स्टडी का है। इसका पहला असूल आपको बता देता हूं। नॉर्मली जो रट्टे वाला क्वेश्चन होता है वो छोटा होता है, 1-2 लाइंस में निपट जाता है, और जो केस स्टडी वाला क्वेश्चन होता है थोड़ा लेंथी होता है, 1-2 पैराग्राफ। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जो 1-2 लाइंस का है, ये रट्टे वाला क्वेश्चन है, 1-2 पैराग्राफ का है, तो केस स्टडी है। 100% हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन नॉर्मली ये रूल चलेगा। मुझे बताइए, इसको पढ़े बगैर फौरी तौर पे देखा आपने, जहन में क्या आया? कौन सा क्वेश्चन? रिप्रोडक्शन। कह रहा है डिस्कस द कंसेप्ट। अच्छा, डिस्कस का लफ्ज ये हमारा पावर वर्ड नहीं है। पावर बात छोड़ कर सर बताइए क्या फर्क होता है डिस्कस में, ब्रीफली एक्सप्लेन में, एलैबोरेट में और इवैल्यूएट और इस तरह के अल्फाज? कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं। एनालाइज, इन सब में कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है। हाँ फर्क है तो कुछ 2-3 वर्ब होते हैं, आइडेंटिफाई, लिस्ट, ठीक है। ये जो अल्फाज आ जाए ना आइडेंटिफाई का या लिस्ट का, इसका मतलब है आपने बुलेट्स की पॉइंट्स की शक्ल में आंसर देना, वरना ये जो इस तरह के वर्ड्स होते हैं ना, डिस्कस, एक्सप्लेन, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। कितना लिखना है ये डिस्कस के वर्ड से या इस तरह के वर्ब से पता नहीं चले। कह रहा है डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ स्टीवर्डशिप। स्टीवर्डशिप को अंडरलाइन कर लें, ये पावर वर्ड है क्वेश्चन में। क्यों भला? ये कंसेप्ट है ऑडिट का जो हमने पढ़ा है, ये आम इंग्लिश का वर्ड नहीं है, ये ऑडिट का कंसेप्ट है, ठीक है। और एंड अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी को भी अंडरलाइन कर लें। ये नॉर्मल इंग्लिश मीनिंग्स में वर्ब यूज नहीं हुआ, बल्कि ये हमारे ऑडिट के एक कंसेप्ट को इंडिकेट कर रहा है। कर लिया। इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी, ठीक है। याद रखें हमारे ऑडिट क्लाइंट कोई से भी हो सकते हैं, वो कंपनी भी हो सकती है, पार्टनरशिप भी, सोल प्रोप्राइटरशिप भी। अब ये स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी का कंसेप्ट आपको पता है ये कंपनी फॉर्म में भी कंपनी फॉर्म में ही आता है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता अगर वो इन द कंटेक्स्ट ऑफ ए लिमिटेड कंपनी लिखे या ना लिखे, हमारा कंसेप्ट तो सेम रहेगा, हमारा कंसेप्ट सेम रहेगा। अच्छा, इसमें ये जहन में रखिए, स्टीवर्डशिप आपको फौरन समझ आ गई होगी कि स्टीवर्डशिप को डिफाइन करना है, अकाउंटेबिलिटी को डिफाइन करना, ठीक है जी। भी ऐसे ही है ना, कर लेंगे। कितने स्टूडेंट्स ने रटा लगा लिया? 2, शाबाश। और कितने स्टूडेंट्स ने रटा लगाने के बाद इसको लिख भी लिया, असाइनमेंट भी कर? शाबाश, बेहतरीन, 50% के करीब। चले आगे चलते हैं। स्टीवर्डशिप और अकाउंटेबिलिटी क्लियर हो गया। अब देखें मार्क्स कितने हैं? 4। एग्जाम में जब कभी क्वेश्चन आए ना, जब कभी क्वेश्चन आए, आपने उसके मार्क्स को सामने रखना है, क्योंकि मार्क्स बताते हैं आपने कितना लिखना है। हमारे एक सीनियर हुआ करते थे फर्म में, सीनियर मैनेजर होते थे, तो वो अक्सर फारग ही बैठा करते थे, काम कम ही करते थे। तो उनका, हम तो कुछ कह नहीं सकते थे उनको, हम जूनियर थे। उनका एक दोस्त था ना, वो उनको आके एक दिन बैठा, मैं भी करीबी बैठा काम कर रहा था, तो कहने लगा यार तुझे शर्म नहीं आती, सारा दिन तो फारग बैठा रहता है, कभी कभार ही काम करता है। तो उन मैनेजर ने एक जुमला बोला, ठीक है। वो जुमला क्या था? उन्होंने कहा भाई सीधी सी बात है, जितनी तनख्वाह उतना काम, जितनी तनख्वाह उतना काम। आप एग्री करते हैं? अच्छा चले ठीक है। फिलहाल अगर मैं मैनेजमेंट पढ़ा रहा होता तो मैं आपसे कहता मैं डिसएग्री, लेकिन बहरहाल चले छोड़े। लेकिन याद रखें एंटरप्रेन्योर जो होता है ना आपका, जो ओनर, अगर आप एम्प्लॉयमेंट कर रहे हो, वो पहले आपका काम देखता है फिर तनख्वाह देता है। तो अगर आप पहले तनख्वाह फिर काम का असूल उधर लगाएंगे ना, तो आपकी तनख्वाह भी वही रहेगी, काम भी वही रहेगा। बहरहाल असूल अच्छा था कि जितनी तनख्वाह उतना काम। अब आप पूछें कि सर हमने एग्जाम में क्वेश्चन में कितना लिखना है, कितना? भाई जितनी तनख्वाह उतना काम, जितने मार्क्स उतना मटेरियल लिखना है, जितने मार्क्स उतना मटेरियल। जब कभी किसी भी क्वेश्चन को आपने अटेम्प्ट करना है ना, खास तौर पे थ्योरेटिकल सब्जेक्ट जैसे ऑडिट है, सबसे पहले क्वेश्चन के मार्क्स को देखना है और अपने जहन में मार्किंग एलोकेशन करनी है, मार्किंग स्कीम अपने जहन में बनानी है। अब मैं एग्जाम में बैठा हूं, मेरे सामने आ गया 4 मार्क्स का क्वेश्चन, 4 मार्क्स का क्वेश्चन।
तो मैं अब एलोकेशन करूंगा, मैं अभी 4 ही लिखना नहीं शुरू कर दूंगा। मैं कहूँगा 4 नंबर है, 2 कंसेप्ट पूछ रहा है, एक स्टीवर्डशिप का है, एक अकाउंटेबिलिटी का है। 2 नंबर होंगे स्टीवर्डशिप के और 2 होंगे अकाउंटेबिलिटी के। अब आपने इनकी एलोकेशन करके ना अपनी जजमेंट, ये आपकी जजमेंट अप्लाई हो रही है क्योंकि उसने जो टोटल नंबर दिए हुए हैं, ठीक है। तो आपने स्टीवर्डशिप भी 2 मार्क्स और अकाउंटेबिलिटी 2 मार्क्स जितना लिखना है, ठीक है। अब 2 मार्क्स का मतलब क्या होता है? 2 मार्क्स का मतलब है इसको 1.8 से मल्टीप्लाई कर दें तो 3, आपने 3.5 मिनट में स्टीवर्डशिप को निपटाना है और 3.5 मिनट में अकाउंटेबिलिटी को निपटाना। अब इस 3.5 मिनट में जितना लिख सकते हैं उतना लिख दें। किसी की स्पीड कम होती है वो कम लिखेगा, किसी की स्पीड ज्यादा है, स्पीड कम है किसी वो 3 लाइन लिख देगा, जिसकी स्पीड ज्यादा है वो 4 लाइन लिख देगा। लेकिन आपने इतना टाइम लगा के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। क्लियर हो गया? तो जब कभी एग्जाम में क्वेश्चन आएगा सबसे पहली चीज आपने क्या देखनी है? उसकी मार्क्स के बाद क्वेश्चन को देखते हुए एलोकेशन करनी है। लेकिन याद रखें ये एलोकेशन आपकी जजमेंट पे बेस कर रही होगी। मे बी जब आई कैप अपनी एलोकेशन दे तो उसमें थोड़ा बहुत फर्क आए, लेकिन उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा आपके। मैं ये क्लियर हो गया? इसमें कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो तो पूछ लें जी। क्या सोल्यूशन में लिमिटेड कंपनी का वर्ड ऐड करना जरूरी है कि नहीं है? करना चाहे कर सकते हैं, लाजमी नहीं है। रिप्रोडक्शन के क्वेश्चन में लाजमी नहीं होती ये चीजें, केस स्टडी में जरूरी होती हैं। ये क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। आप ये है आपकी जिंदगी की पहली केस स्टडी। सबसे पहले मुझे बताइए फौरी तौर पे एक नजर देखा, क्या लग रहा है आपको? केस रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन। चलिए ठीक है, केस स्टडी। याद रखें हर क्वेश्चन में आपने सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है। हर क्वेश्चन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़नी है क्योंकि हमारी कोई भी केस स्टडी 4-5 टॉपिक्स में टेस्ट हो सकती है। एक ही तरह की इंफॉर्मेशन दी होगी, वो चैप्टर 7 में भी टेस्ट हो सकती है, चैप्टर 10 में भी हो सकती है, वो 20 में भी हो सकती है। तो आपने किस चैप्टर के मुताबिक उसको स्टडी करना है कि ये रिक्वायर। अगर आप रिक्वायरमेंट नहीं ना पढ़ेंगे तो आप रीडिंग तो कर रहे होंगे लेकिन आपका माइंड ओपन होगा, क्योंकि आपको नहीं पता कि एंड में वो आपसे किस चैप्टर के बारे में सवाल कर सकता है। आपके जहन में इस चैप्टर के भी टॉपिक कंसेप्ट आ रहे होंगे, उस चैप्टर के भी, लेकिन रिक्वायरमेंट पढ़ लेंगे तो आपका माइंड फोकस्ड हो जाएगा। उसे पता है कि ये चैप्टर 10 में से क्वेश्चन पूछ रहा है, उसी के कंसेप्ट्स के मुताबिक आप क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को वैल्यूएट कर रहे होंगे, जो कीवर्ड्स अंडरलाइन कर रहे होंगे उसी चैप्टर के कंसेप्ट्स के मुताबिक कर रहे होंगे। तो दूसरा पहला सूल मैंने आपको क्या बताया? देखते ही आपने देख लेना है कि रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन है कि केस स्टडी, फिर मार्क्स को देखना है, उस लिहाज से डिसाइड करना है, और फिर रिक्वायरमेंट हर केस स्टडी में खास तौर पे पहले रिक्वायरमेंट बाद में इंफॉर्मेशन, वरना आपको सारा क्वेश्चन पढ़ने के बाद दोबारा पढ़ना पड़ेगा, टाइम जाया होगा। रिक्वायरमेंट में क्या कह रहा है? एक्सप्लेन विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ फूड शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर्स वुड सजेस्ट दैट एन ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, न्यू हेल्थ इसका मतलब है कोई कंपनी होगी। हमने यह बताना है वो फैक्टर के जिनकी वजह से ऑडिट रिक्वायर्ड है या नहीं है, यानी जिनकी वजह से ऑडिट होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। अब ऑडिट से रिलेटेड एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस इस तरह की डिस्कशन जो है ये तो चैप्टर 1 में हुई है, तो हमारे जहन में चैप्टर 1 के कंसेप्ट्स आ गए और ये एडवांटेज और डिसएडवांटेज की बात कर रहा है। ठीक है, कि मुझे बताए, जाहिर है जो चीजें ये इंडिकेट कर रही हुई कि ऑडिट होना चाहिए, फायदे वाली हुई, हम कहेंगे इन फैक्टर्स को सामने रख के ऑडिट करने का डिसीजन होना चाहिए, और जिनमें वो जरूरी नहीं हुए फैक्टर्स रेलिवेंट नहीं है, हम कहेंगे ऑडिट नहीं होना चाहिए। यानी मेन कंसेप्ट हमारा चैप्टर 1 डिसाइड कर लिया। क्या रिक्वायरमेंट पढ़ के आपको ये पता चल गया ये चैप्टर 1 का क्वेश्चन? रिक्वायरमेंट का मकसद पूरा हो गया। अब सुनिए, लेकिन फैक्टर्स कौन से बताने हैं ये आप एक पूरा केस पढ़ेंगे फिर समझ आएगी। करे यू आर द सीनियर मैनेजर। फर्म का एक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कॉलेज का स्ट्रक्चर होता है ना, ऊपर प्रिंसिपल साहब, फिर वाइस प्रिंसिपल, फिर उसके बाद टीचर्स, फिर उसके बाद सपोर्ट स्टाफ होता है। उसी तरह फर्म के अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है जिसमें सबसे ऊपर होता है पार्टनर की तादाद एक से ज्यादा भी हो सकती है। पार्टनर्स के नीचे होते हैं मैनेजर्स। ठीक है, उन मैनेजर्स की डिफरेंट कैटेगरीज होती है, सीनियर मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर वगैरह।
मैनेजर्स के बाद आते हैं ट्रेनी स्टूडेंट्स, आप लोग जो कि कैफ क्वालिफाई करने के बाद अपने आर्टिकल्स कंप्लीट कर रहे होते हैं, ठीक है। और मोर देन 80% जो एक्टिविटीज होती है ना किसी भी ऑडिट में, वो आप ट्रेनी स्टूडेंट्स कर रहे होते हैं। तो ये कह रहे हैं आप एज्यूम कीजिए कि आप सीनियर मैनेजर हैं इन ए स्मॉल ऑडिट फर्म एंड योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इंक्लूड ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स। आपने न्यू क्लाइंट्स को लेके आना। अच्छा मुझे ये बताइए, क्या हम अंडे डबल रोटी बेचते हैं कि ऑडिट सर्विसेज एश्योरेंस सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं? भाई फर्क क्या है? जो अंडे डबल रोटी बेचने वाला है उसके पास कोई भी कस्टमर आ जाए, वो नहीं देखता ये कस्टमर अच्छा है बुरा है, झूठ बोलता है सच बोलता है, ईमानदार है कि नहीं, पैसे रिश्वत के हैं कि ईमानदारी के, कुछ भी नहीं देखना। उसने पैसे लेने हैं, चीज बेच देनी है। लेकिन याद रखिए एज ऑडिटर, एज एश्योरेंस प्रोवाइडर, एज प्रोफेशनल हमने वैल्यूएट करना होता है। हर आने वाले कस्टमर को हम यस नहीं करते, हम कुछ फैक्टर्स को सामने रख के डिसाइड करते हैं कि इसका ऑडिट हमें करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और अपने क्लाइंट को ट्रू एडवाइस देते हैं। कह रहा जी ऑब्टेनिंग न्यू क्लाइंट्स, ठीक है जी। न्यू हेल्थ फूड इज ए फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप विद 3 स्टोर्स। ये एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, फैमिली ओन्ड पार्टनरशिप है जिसके 3 स्टोर है। इन डिस्कसिंग द बिजनेस you learn that New Health Food is thinking of expanding to a 4th store in a nearby city but is undecided about how to finance the expansion। वो एक 4th store भी ओपन करना चाहते हैं लेकिन पैसे कहां से आएंगे अभी डिसीजन नहीं किया। They are considering either borrowing from a bank or from the existing owners। 2 ऑप्शंस हैं, बैंक से भी ले सकते हैं, एग्जिस्टिंग ओनर से भी। Owners are 2 brothers and 2 sisters। 2 भाई हैं 2 बहनें, 3 of whom actively manage 1 store each and the 4th will manage the new store next year। भाई सर्कमस्टेंसेस समझ आ गए? रिक्वायरमेंट में कह रहा है एक्सप्लेन विच फैक्टर वो सजेस्ट दैट न्यू हेल्थ शुड हैव एन ऑडिट एंड विच फैक्टर वो सजेस्ट दैट ऑडिट इज नॉट रिक्वायर्ड। एक स्टूडेंट कहने लगा सर बहुत आसान, जितने भी फैक्टर्स हमने स्टडी किए थे एडवांटेजेस वो सारे लिख दें। वो सारे एडवांटेजेस का मतलब है ऑडिट होना चाहिए, और जो डिसएडवांटेजेस हैं वो हम अपनी कॉमन सेंस की बेस पे लिख देंगे। वो फैक्टर्स हैं कि ऑडिट नहीं होना चाहिए। याद रखिए इस स्टूडेंट ने केस स्टडी को रिप्रोडक्शन का क्वेश्चन बना दिया। उसने ये नहीं कहा, अच्छा देखिए मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा एक लफ्ज का चेंज करूंगा, देखिए क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट कैसे चेंज होती है। अब अगर ये क्वेश्चन यूं होता ना, एक्सप्लेन विच फैक्टर वो सजेस्ट दैट ए बिजनेस should have an audit and which factor would suggest that audit is not required। any business की बात करता, स्पेसिफाई ना करता कि न्यू हेल्थ फूड, इसको जरा अंडरलाइन कर लें, न्यू हेल्थ फूड अगर मैं स्पेसिफाई ना करता तो इसका मतलब होता कि आप जनरल क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपसे, आप कोई भी एडवांटेजेस, क्योंकि जब सवाल जनरल है जवाब भी जनरल ही होगा। लेकिन जब क्वेश्चन में उसने क्लियरली कह दिया कि मुझे फैक्टर्स बताओ किसके हवाले से, न्यू हेल्थ फूड के हवाले, तो आपने वही स्पेसिफिक फैक्टर डिस्कस करने अपने सॉल्यूशन में जो न्यू हेल्थ फूड से रिलेटेड है। यानी आपका आंसर अब इस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन से बाहर नहीं जाना चाहिए। आपने जो लिखना है अब आंसर देना है वो इसी इंफॉर्मेशन के अंदर रहते हुए देना। क्लियर हुई है बात? तो मुझे बताइए इनमें कौन से फैक्टर ऐसे हैं जो सजेस्ट करते हैं कि ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। पहले कह रहा है पार्टनरशिप, पार्टनरशिप की वजह से क्या ऑडिट होना चाहिए, क्योंकि लीगली रिक्वायर्ड नहीं है। शाबाश। फिर इन डिस्कसिंग द बिजनेस यू लर्न दैट न्यू हेल्थ फूड इज थिंकिंग ऑफ एक्सपेंडिंग 4 स्टोर, हाउ टू फाइनेंस। 2 ऑप्शंस हैं, एक बैंक है एग्जिस्टिंग, अगर बैंक की तरफ जाते हैं ऑडिट रिक्वायर्ड है, और अगर एग्जिस्टिंग ओनर की तरफ जाते हैं ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। ठीक है, क्या मजीद कोई फैक्टर है इसमें? क्या फैक्टर है? हाँ, एक पार्टनर ऐसा है जो बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, जिसे आप क्या कहते थे, स्लीपिंग पार्टनर। क्या स्लीपिंग पार्टनर को चाहिए कि मुझे जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मिले वो ठीक हो, घर बैठा है, तो उसकी तसल्ली करने के लिए फिर क्या करना चाहिए, ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। तो ये 4 फैक्टर्स हैं जिनमें से 2 बता रहे हैं कि ऑडिट होना चाहिए और 2 बता रहे हैं कि ऑडिट नहीं होना।
आपने अगर इस केस स्टडी में एक एक फैक्टर भी आइडेंटिफाई कर लिया है, आप पास हैं, केस स्टडी का हक अदा हो गया। अगर आपने एक एक फैक्टर भी एक फैक्टर यस का या एक फैक्टर नो का, तो आपका हक अदा हो गया, केस स्टडी सॉल्व हो गई। इस केस स्टडी में जरा क्विक रिवीजन करते हैं। कौन से 2 फैक्टर हैं जो हमें ये बताते हैं कि ऑडिट होना चाहिए? एक बैंक से लोन लेते हैं और एक वो जो स्लीपिंग पार्टनर है। और कौन से फैक्टर जो बताते हैं कि ऑडिट की जरूरत नहीं है? पार्टनरशिप है, रिक्वायर्ड बाय लॉ नहीं ऑडिट करवाना। और दूसरा, अगर फाइनेंसिंग शेयर होल्डर से करते हैं तो वो रिक्वायर नहीं करते ना, क्योंकि उन्हें तो पहले ही पता होता है कि क्या बिजनेस की सिचुएशन चल रही है। क्लियर जी? यस सर। जी हाँ, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की भी बात कर सकते हैं। 5th पॉइंट ये भी ऐड कर सकते हैं कि इसमें चूंकि जो सारे ओनर्स हैं वही मैनेज कर रहे हैं, कंफ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं। लेकिन ये थोड़ा एडवांस कंसेप्ट है, ठीक है। बहुत से स्टूडेंट शायद इस बात को खुद से पिक ना कर पाए, पढ़ेंगे तो समझ लग जाएगी कि क्या कहना चाह रहा है, लेकिन खुद से पिक ना कर पाए वो लाजमी नहीं है। कितने स्टूडेंट्स ने इस केस स्टडी को सॉल्व करने के बाद कम से कम एक फैक्टर रिक्वायर्ड का और एक फैक्टर नॉट रिक्वायर्ड का आइडेंटिफाई कर लिया था? हाइब्रिड क्लास में भी हाथ उठाएं जरा, मुझे परफॉर्मेंस का पता चले। शाबाश शाबाश। तो मोर देन 50% स्टूडेंट्स ने, इसका मतलब है ये केस स्टडी सेटिस्फैक्टरली अटेम्प्ट कर ले। चलिए जी, ये थी हमारे होम असाइनमेंट। जी पूछिए क्वेश्चन मेरे भाई। फोर्थ पार्टनर स्लीपिंग है, तो जब वो इन्वेस्ट करेगा तो क्या ये नहीं चाहेगा कि मुझे भाई वो अगर इन्वेस्ट नहीं भी करेगा ना तो फिर भी चाहेगा कि मुझे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर व्यू वाली मिले, क्योंकि वो ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट कर चुका है तो पार्टनर उसके लिए जरूरी है। यही तो हमने कहा कि जो फोर्थ पार्टनर है वो तो घर बैठा है, उसे तो नहीं पता बिजनेस में क्या तबाही मची हुई है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि बिजनेस अप साइड पे जा रहा है कि डाउन साइड पे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट स्टार्टेड होगा। लेकिन जो आपने कहा कि फाइनेंसिंग अगर हम ओनर्स के थ्रू करें तो फिर उस केस में ऑडिट रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अगर ओनर्स के थ्रू करें तो उस केस में बिल्कुल उस पॉइंट ऑफ व्यू से रिक्वायर्ड नहीं है, क्योंकि ओनर्स को ऑलरेडी बिजनेस का पता है, ओनर बिजनेस में इन्वॉल्व है ना, ओनर बिजनेस में इन्वॉल्व है। अच्छा, आज के लेक्चर में हम क्या सीखने जा रहे हैं ये सुन लें। हमने कुछ टर्म्स में डिफरेंस स्टडी करना है, कुछ टर्म्स में डिफरेंस स्टडी। किन किन टर्म्स में डिफरेंस स्टडी करना है? एक, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। किसमें फर्क पड़ना है हमने? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम, 2 टर्म्स हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तो आपको पता होगा प्रोबेबली क्या है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं पता होगा, वो आपके साथ शेयर करना। दूसरा, आपको डिफरेंस सिखाना है 2 और टर्म्स हैं। एक है दोज चार्ज विद गवर्नेंस, TCWG, ये एब्रीविएशन हम यूज करते हैं दोज चार्ज विद गवर्नेंस और मैनेजमेंट में। और थर्ड डिफरेंस आपको सिखाना है एश्योरेंस एंगेजमेंट में और ऑडिट एंगेजमेंट। आपको याद होगा पहले लेक्चर में मैंने आपको कहा था कि ये दोनों भी फिलहाल एक ही रखें, लेकिन इन दोनों में फर्क है। वो फर्क क्या है वो हम आज सीखने जा रहे हैं। तो आज हमारा टारगेट क्या है? 3 कंसेप्ट सीखने हैं, 3 कंसेप्ट। पहला कंसेप्ट कौन सा सीखना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल। दूसरा, दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। और तीसरा, एश्योरेंस एंगेजमेंट ऑडिटिंग। इनमें सबसे अहम डिफरेंस जो है ना, सबसे वो पहले वाला है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ठीक है, इनको स्टडी कर लें। अच्छा, ये बुक में नहीं लिखा हुआ, इस लर्निंग ऑब्जेक्टिव में ये भी नहीं लिखा हुआ, ये डिफरेंस लिखा हुआ। ठीक है, तो इसमें आपने सिर्फ कंसेप्ट को पिक कर लें तो भी काम चलेगा, वरना ये जो चीजें आपके सामने आप इनको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं। सबसे पहले और सबसे अहम कौन सा डिफरेंस हमने स्टडी करना है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल। अच्छा, एक और चीज बताता हूँ आपको। फॉर्म में ट्रेनिंग के दौरान इंसान बहुत सी चीजें सीखता है। गोल्डन पीरियड होता है जो फॉर्म में ट्रेनिंग हमारी चल रही होती है ना, गोल्डन पीरियड होता है, और यही वो पीरियड होता है जिससे गुजर के कोयला हीरा बनता है। फर्म की जो ट्रेनिंग होती है ना, ये वो 3.5 साल है जिनसे गुजर के कोयला हीरा बनता है।
और आज जाके घर जाके गूगल पे सर्च कीजिएगा कि कोयले को हीरा बनने के दौरान किन मराहिल से गुजरना पड़ता है, सारे मराहिल। तो हमारे एक सीनियर थे, वो हम कभी काम देते थे ना, हम बड़ी मेहनत करते थे लेकिन बाज़-औक़ात वो काम नहीं हो पाता था। तो सीनियर के पास जाते थे तो हम कहते थे सर हमने बड़ी मेहनत की है, हमने लेट शीटिंग भी की है, ठीक है। सीनियर कहता था भाई मुझे एफर्ट से गर्ज नहीं है, मुझे रिजल्ट से गर्ज है। एफर्ट से गर्ज नहीं है, रिजल्ट से। हालांकि एफर्ट्स और रिजल्ट का रिलेशनशिप है। आप अच्छी एफर्ट्स करते हैं, अच्छा रिजल्ट आता है, अच्छी एफर्ट्स नहीं करते, अच्छा रिजल्ट नहीं आता, ठीक है। तो ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है ना, ये है रिजल्ट। इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट का बनना, कैश फ्लो स्टेटमेंट का, ये है रिजल्ट। ये जो इंटरनल कंट्रोल है ना, ये वो एफर्ट्स हैं जो मैनेजमेंट अप्लाई करती है, जो मैनेजमेंट अप्लाई करती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में, ठीक है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाने में फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या है, रिजल्ट। इंटरनल कंट्रोल क्या है, वो एफर्ट्स जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने में मैनेजमेंट अप्लाई करती है। इसकी एग्जांपल ऐसे ही है जैसे आपका आई कैप का रिजल्ट, आई कैप का पेपर कह लें। आई कैप का पेपर वो जो 3 घंटे में आप पेपर करते हैं और जो 6 महीने की आपकी मेहनत है, जो आप पेपर है ना, आपका पेपर में जो कुछ भी आप लिखेंगे वो है आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एक तरह से। और जो 6 महीने आप तैयारी करते हैं वो आपका इंटरनल कंट्रोल है। अगर आपके इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे होंगे, स्ट्रांग होंगे, अच्छी तैयारी की होगी तो रिजल्ट भी उम्मीद है अच्छा आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आपके इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग नहीं है, वीक हैं, आपने सही एफर्ट्स नहीं की, तो फिर रिजल्ट भी चांसेस हैं कि अच्छा नहीं आएगा, ठीक है। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे हो गया जैसे हमारा रिजल्ट है आई कैप का। तो इंटरनल कंट्रोल क्या होगा, अब देखें डेली स्टूडेंट का कॉलेज में आना, ये उसकी एफर्ट है, ये उसके इंटरनल कंट्रोल है। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये रिजल्ट नहीं है। अगर कोई स्टूडेंट डेली आता है तो इसका मतलब ये नहीं कंफर्म मैं पास हो गया। रिजल्ट और चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चीज है, इंटरनल कंट्रोल और चीज है। ये एफर्ट्स है, डेली आ रहा है, क्लास में क्वेश्चनिंग करता है, डेली होम असाइनमेंट करता है, वीकली टेस्ट अटेम्प्ट करता है और 2 घंटे हर रोज ऑडिट को देता है स्टूडेंट। ये अगर एक स्टूडेंट इन सारी चीजों, क्लास में मोबाइल भी इस्तेमाल नहीं करता, ठीक है, अगर इन सारी चीजों के ऊपर अमल कर रहा है, आप क्या कहेंगे, ऐसे स्टूडेंट का इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या है, स्ट्रांग है। और अगर वो इन चीजों के ऊपर अमल नहीं कर रहा, आप कहेंगे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है। भाई ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का कंसेप्ट बिल्ड हुआ हल्का सा, थोड़ा बहुत चले, अच्छा ठीक है। लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं, इंटरनल कंट्रोल्स एफर्ट्स लाजमी नहीं आपको रिजल्ट भी दे। देखिए कामयाबी नाकामी तो अल्लाह ताला के हाथ में है, इंसान के हाथ में नहीं। इंसान के हाथ में तो मेहनत करना। तो जो एफर्ट्स और गुड एफर्ट्स गुड रिजल्ट नॉर्मली, बैड एफर्ट्स बैड रिजल्ट नॉर्मली। लेकिन हमेशा ऐसा हो जरूरी नहीं है। बाज़ औक़ात कुछ ऐसे स्टूडेंट भी होते हैं जो मेहनत करते हैं, एग्जाम हर दिनों में कोई प्रॉब्लम होगी फैमिली में या किसी और तबीयत खराब हो किसी वजह से, वो रिजल्ट अच्छा नहीं आता। एफर्ट्स गुड हैं लेकिन मे बी रिजल्ट बैड। और बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है एफर्ट्स बैड हो, सिलेक्टिव स्टडी की हो और अल्लाह की करनी ऐसी हो कि उन्हीं चैप्टर में से क्वेश्चन आ जाए। एफर्ट्स बैड है, रिजल्ट ऐसा भी हो, लेकिन नॉर्मली नहीं होता। ये रेयर एक्सेप्शन। नॉर्मली क्या होता है, गुड एफर्ट गुड रिजल्ट, बैड एफर्ट बैड। उसी तरह याद रखें, क्लास में आप लोग बैठे हैं ना, आपको काउंटिंग की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाया जाता है। आपको काउंटिंग की क्लास में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सिखाया जाता है, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं बनती। अकाउंटिंग की क्लास में वैसे क्या टीचर क्या टीचर कहता है भाई ये ट्रांजैक्शन है, सेल की ट्रांजैक्शन, एंट्री पास करो जर्नल में, लेजर में पोस्ट करो, पेरोल की एंट्री, एक्सपेंस की एंट्री, डेप्रिसिएशन की एंट्री, सारी ट्रांजैक्शंस आपको दी, आपने चुटकियों में उनको रिकॉर्ड करके इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट। ऐसा ही है, प्रैक्टिस में ऐसे नहीं होता।
प्रैक्टिस में हर ट्रांजैक्शन जब अकर होती है ना, मैनेजमेंट की कुछ एफर्ट्स लगती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स प्रिपेयर करने में। अब आपको इसी एग्जांपल दे दें इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट की, मैं आपको बताता हूं कि एफर्ट्स क्या क्या लगती होंगी उसमें। सेल्स की, जब कभी कोई एक सेल होती है ना, सबसे पहले तो मैनेजमेंट ने ये देखना होता है, कोई कस्टमर आया ना, हमारे पास स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा। स्टॉक पड़ा हो तो आगे बात चलती है, वरना वहीं पे खत्म। फिर स्टॉक पड़ा हुआ है तो देखना होता है कैश का कस्टमर है कि क्रेडिट का। कैश का है तो सेल कर दो, क्रेडिट का है तो उसकी इन्वेस्टिगेशन करो, ये ना उधार माल दे भाग जाए। ठीक है, फिर उसके बाद ऑर्डर बनता है एक, जिसे कहते हैं सेल्स ऑर्डर। सेल्स ऑर्डर के बाद ये छोटा एग्जांपल ना जहन में लेके आए कि सर आप तो झूठ बोल रहे हैं, ऐसा तो नहीं होता। मैं तो किताब खरीदने के लिए, कैलकुलेटर खरीदने के लिए घर के करीब गया, उसी वक्त सारा काम हो गया 2 मिनट के अंदर। ये छोटे बिजनेस की बात नहीं हो रही, बड़े कॉर्पोरेट लेवल पे, कंपनीज लेवल पे। कंपनी लेवल पे याद रखे, ऑर्डर किसी और दिन दिया जाता है, गुड्स डिस्पैच किसी और दिन मिलती है, इनवाइस किसी और दिन, अकाउंटिंग किसी, इस तरह चल रहा हो, क्योंकि वो हजारों ट्रांजैक्शन होती हैं। फिर उसके बाद गुड्स को डिस्पैच करना है, गुड्स को डिस्पैच करना है, देखना है जितना ऑर्डर था उसके मुताबिक डिस्पैच किया कि नहीं, और एक डॉक्यूमेंट बनती है जिसे गुड डिस्पैच नोट कहते हैं। फिर उसके बाद गुड डिस्पैच नोट की बेस पे एक और डॉक्यूमेंट बनती है जिसे सेल इनवाइस कहते हैं। फिर वो सेल इनवाइस रीचेक होती है, कहीं इसमें गलती तो नहीं है। उसके बाद जाके वो इनवाइस डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट एंट्री होती है। ये सारी एफर्ट्स ऑफ मैनेजमेंट को करना पड़ी, ये क्या है? सेल्स का ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है। सेल्स का हर एरिया, हर अकाउंट बैलेंस का अपना इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होता है। ठीक है, गुड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा तो इसका मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुड होंगी, उनमें गलती नहीं होगी। बैड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम होगा यानी वीकनेस होगी तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बैड होंगी। बैड से मुराद क्या है? उनमें मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा होगा। नहीं समझ? अच्छा, छोटी एग्जांपल, एक केस स्टडी पूछता हूं आपसे। आप एक कंपनी का ऑडिट करने के लिए गए, वहां आपने देखा कि क्रेडिट सेल करने से पहले क्रेडिट चेकिंग नहीं होती है, क्रेडिट अप्रूवल नहीं होती। बताइए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम इस कंपनी का स्ट्रॉन्ग है, वीक? शाबाश। इसका मतलब है फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट का रिस्क ज्यादा है, बैड डेट होने का चांस ज्यादा। हर एरे को सेल करते रहेंगे तो कहां पैसे मिलेंगे? बैड। ठीक है, तो इसका मतलब है इंटरनल कंट्रोल गुड, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गुड, इंटरनल कंट्रोल वीक, फाइनेंशियल। लेकिन दोनों में फर्क है, दोनों में फर्क, ये चीज ध्यान में रखिएगा। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और चीज है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और चीज है। ठीक है, और कोई एग्जांपल? अभी बात समझ नहीं आई, और एग्जांपल, और कोई एरिया बताइए। शाबाश, और कोई एरिया बताएं। परचेजेस, चले परचेजेस। अब देखिए परचेजेस भी आपको तो टीचर ये सिखाते हैं ना कि भाई एंट्री करो परचेज की, क्या ट्रांजैक्शन हुई, आपने कहा मसला ही कोई नहीं, परचेजेस डेबिट, क्रेडिट। सर ये परचेजेस इनकम स्टेटमेंट और क्रेडिट बैलेंस शीट, खत्म कहानी। प्रैक्टिस में ऐसा एक एंट्री के पीछे बहुत सी एक्टिविटीज होती हैं, एफर्ट्स होती हैं। जैसे परचेजेस से पहले ये डिसाइड किया जाता है किस सप्लायर से खरीदना है। अच्छे सप्लायर, मार्केट में अच्छा बुरा सब हर तरह का सप्लायर होता है। फिर उसके बाद कितनी क्वांटिटी बाय करनी है, रीऑर्डर लेवल, रीऑर्डर क्वांटिटी। फिर उसके बाद जब गुड्स रिसीव होंगी उनको चेक करना है, जो ऑर्डर किया था जो रिसीव हो रही हैं वो सेम है कि नहीं। ये नहीं ऑर्डर कुछ और किया, रिसीव कुछ और हो गया। तो ये सारी एक्टिविटीज और भी एफर्ट्स है, अभी मैं डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। ये सारी एफर्ट्स होती हैं, ये क्या कहलाती हैं? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये सारे काम किसने करने? मैनेजमेंट ने। ठीक है, फिर ये सारे काम करने के बाद इनवाइस बनती है, चेक होती है, रेट ठीक है कि नहीं, क्वांटिटी ठीक है कि नहीं। ये तो नहीं सप्लायर ने रेट ज्यादा लगा दिया, इनवाइस बनती है, इनवाइस रीचेक होती है। फिर उसके बाद जाके अकाउंट्स में एंट्री बढ़ती है। तो जब अकाउंट्स में एंट्री बढ़ी ना, वैसे वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बने, लेकिन उससे पहले जितनी भी एक्टिविटीज हुई वो क्या है? इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फाइनेंशियल समझ आ गया। अब सुनिए, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेशनशिप है। क्या रिलेशनशिप है? गुड इंटरनल कंट्रोल
गुड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बैड इंटरनल कंट्रोल। ये बात समझ आ गई। अब एक और बहुत ही अहम फर्क आपके सामने रख रहा हूं। पहले मुझे बताएं इंटरनल कंट्रोल सिस्टम फाइनेंशियल में फर्क समझ आया? अब ये जो कंसेप्ट है ना आज वाले, ये आपके पूरे ऑडिट में यूज होंगे। एक और भी टर्म है, पेयर ऑफ टर्म है जिनमें डिफरेंस है, वो है रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट। रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, मिस स्टेटमेंट। अच्छा मुझे बताइए, एक स्टूडेंट आया, उसने इस वीक का टेस्ट नहीं दिया, मुझे क्या चाहिए? क्या मुझे ये भाई तुम फेल हो गए हो आई कैप के एग्जाम में, या ये कहना चाहिए कि रिस्क बढ़ गया है कि तुम फेल हो सकते हो, तुम फेल हो जाओगे? भाई फर्क समझ आ रहा है दोनों में? फेल होना और चीज है, रिस्क ऑफ फेलियर और चीज है। ठीक है, तो जब इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक होना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट इंक्रीज होगा। कंफर्म नहीं है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिस स्टेटेड है, कंफर्म तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को चेक करने से ही होगा। ठीक है, जब कोई स्टूडेंट ये इंटरनल कंट्रोल सिस्टम का स्ट्रांग है, रिस्क है कि फेल हो सकता है, कंफर्म नहीं है। कंफर्म तो उसके पेपर से ही होगा जो 3 घंटे में देगा। तो ये 3 घंटे का पेपर, ये 6 महीने की मेहनत। तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क है, ये समझ आ गया? और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट में फर्क है, ये समझ आ गया? यकीन कीजिए ऑडिट के जो सबसे मुश्किल कंसेप्ट है ना, उनमें से 2 कंसेप्ट ये थे जो आपने समझ लिए, अगर वाकई ही समझ लिए हैं आपने। ठीक है, 2 फर्क, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में डिफरेंस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और दूसरा इससे भी खतरनाक डिफरेंस था, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट। शाबाश शाबाश। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम से रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट पता चलती है, मिस स्टेटमेंट कहां से पता चलेगी? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। चलें, अब चूंकि कॉम्प्लेक्स का अब मेरा भी कॉन्फिडेंस बढ़ गया, मैं भी मुश्किल से मुश्किल सवाल पूछना चाहता हूं आपसे। केस स्टडी में उसने कहा आप अगर रिस्क ढूंढना चाहते हैं, क्या ढूंढना चाहते हैं? रिस्क ढूंढना चाहते हैं, तो किधर जाएंगे? शाबाश, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। और अगर मिस स्टेटमेंट ढूंढना चाहते हैं, फाइनेंस, और ट्रिकी क्वेश्चन, अगर आप रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ढूंढना चाहते हैं, हाँ इंटरनल कंट्रोल। शाबाश। स्टूडेंट कहने लगा एक सर इसमें भी तो मिस स्टेटमेंट आता है, तो पूरा नाम उसका रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ही है, लेकिन है असल में रिस्क को ही रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कहते हैं। फर्क समझ आया कि नहीं आया? नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं भी समझ आया, कुछ ये टर्म्स यूज होती रहेगी रोज। अब मैं कुछ की कंसेप्ट्स की तरफ आपको लेके आना चाह रहा हूं। अटेंटिव, मुझे ये बताइए, मेरे मैनेजर ने तो मुझे कहा, सीनियर ने कहा एफर्ट से गर्ज नहीं, मुझे सिर्फ रिजल्ट से गर्ज है, लेकिन एक अच्छा प्रोफेशनल होने के नाते हमें सिर्फ रिजल्ट से गर्ज होनी चाहिए मैनेजर कि उनकी एफर्ट से भी? एफर्ट से भी। मुझे बताइए एज ऑडिटर, चले आज आपको बोनस, आज आपको नहीं पढ़ा रहा हूं, कम पढ़ा रहा हूं, क्योंकि कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं ना, कंसेप्ट बिल्ड हो रहे हैं। ठीक है, तो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर बिल्ड हुआ, उसके लिए सबसे अहम चीज क्या थी? उसकी बेस, जो किसी को नजर नहीं आ रही होती। बेस स्ट्रांग होना, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर भी खड़ा कर ले, कहीं नहीं हिलता। लेकिन अगर बेस वीक होना, तो फिर वो 2 मंजिला भी घर बनाए ना, गिरने का खतरा होता है। इसीलिए मैं कंसेप्ट्स के ऊपर, आपकी बेस के ऊपर ज्यादा मेहनत करने की कोशिश कर रहा हूं, बेस स्ट्रांग हो जाए। अभी अटेंटिव होके मुझे बताइए, हम जब ऑडिट करने के लिए जाएं, क्या सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर फोकस करें या के इंटरनल कंट्रोल सिस्टम पे भी? दोनों पे। शाबाश, इस पे कायम रहिएगा। ये हमारी बड़ी बड़ी किताबों में लिखा हुआ है कि आपने इसको भी, बल्कि एक इससे भी कहता है पहले इंटरनल कंट्रोल को देखो फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की तरफ जाओ। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जब कभी किसी जगह क्लाइंट का ऑडिट करने के लिए जाएं, स्टेप नंबर 1 अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। अंडरस्टैंड इंटरनल कंट्रोल सिस्टम। कहता है इंटरनल कंट्रोल सिस्टम को जब अंडरस्टैंड करेंगे,
या तो स्ट्रॉन्ग होगा या वीक होगा। स्ट्रॉन्ग है तो रिस्क कम, जब रिस्क कम। अच्छा, और अगर वीक है तो रिस्क ज्यादा। ठीक है, अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम अंडरस्टैंड किया, कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट कम। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा। हमने स्टैंडर्ड से पूछा, भाई हमने तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में बताना होता है ठीक है कि गलत, तो तुम हमें पहले इंटरनल कंट्रोल पे क्यों ले आए? अब स्टैंडर्ड इसका जवाब टेक्निकल अल्फाज में देता है, मैं इजी करके आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं। स्टैंडर्ड ये कहता है इसलिए कि इंटरनल कंट्रोल्स और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिलेशनशिप है। अगर इंटरनल कंट्रोल स्ट्रॉन्ग है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में रिस्क कम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में रिस्क कम है तो आपको वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स भी कम करना पड़ेंगे। अगर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम वीक है तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा। अगर रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट ज्यादा है तो आपको वेरिफिकेशन के प्रोसीजर्स भी ज्यादा परफॉर्म करना पड़ेंगे। भाई आप एग्री करते हैं इससे? ये जो होती है ना आपकी एग्जाम में परफॉर्मेंस, वो होती है टीचर और स्टूडेंट दोनों का कॉम्बिनेशन। जबकि स्टूडेंट फेल होता है तो सिर्फ स्टूडेंट फेल नहीं होता, उस्ताद भी फेल होता है। तो किसी भी स्टूडेंट की जो एग्जाम में परफॉर्मेंस होती है ना, वो स्टूडेंट और टीचर दोनों की परफॉर्मेंस का कॉम्बिनेशन है। अच्छा मुझे बताइए, अगर आपका टीचर फारिग है, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? आपके प्रोसीजर बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे। और अगर टीचर फर्ज कीजिए अच्छा है तो इंटरनल कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग है कि वीक है? स्ट्रॉन्ग है। अब इसका मतलब है अगर टीचर ज्यादा काम करेगा तो स्टूडेंट को काम कम करना पड़ेगा। ठीक है, तो आपके वेरिफिकेशन के प्रोसीजर क्या हो जाएंगे? यही कंसेप्ट इधर है। भैया समझ आ गया? अच्छा आगे चले। हमने कहा ठीक है सर, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में फर्क समझ आ गया, इंटरनल कंट्रोल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फर्क समझ आ गया। ठीक है जी, अब आगे चलते हैं। हम आगे चलते हैं। इंटरनल कंट्रोल है। अच्छा मुझे बताइए, एज ऑडिटर हमारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देनी है या इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में? शाबाश। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, बहुत से लोग कहते हैं अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे रिपोर्ट देना मकसद है, इंटरनल कंट्रोल पे हमने कोई रिपोर्ट नहीं देनी होती, तो फिर इंटरनल कंट्रोल को अंडरस्टैंड क्यों करते हैं? तो क्यों करते? ताकि रिस्क असेस कर सके। क्या कर सके? रिस्क। अगर रिस्क हाई है तो प्रोसीजर ज्यादा परफॉर्म, रिस्क लो है तो प्रोसीजर कम परफॉर्म कर सकते। अच्छा अगर यही प्रोसीजर फर्ज कीजिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम है, उसमें वीकनेस हमारे सामने आई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम में वीकनेस, क्या हमें किसी को बताना चाहिए, कम्युनिकेट करना चाहिए? किसको कम्युनिकेट करना चाहिए? मैनेजमेंट को। शाबाश, मैनेजमेंट को करना चाहिए। ठीक है, ज़बानी कलामी करेंगे कि रिटन फॉर्म में करेंगे? पक्का रिटन फॉर्म में करेंगे? बिल्कुल जी, रिटन फॉर्म में करेंगे। वो जो हमें वीकनेस नजर आती हैं, जिनको हम वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल भी कहते हैं, डेफिशिएंसी इन इंटरनल कंट्रोल भी कहते हैं, डेविएशन। ज्यादातर वीकनेस का वर्ड यूज होता है, लेकिन अल्टरनेट टर्म भी आपको पता है कि अब कभी कभी क्वेश्चन में यूज कर लेता है। तो वीकनेस कहते हैं डेफिशिएंसी या डेविएशन। किसको बताना है हमने? मैनेजमेंट को। ज़बानी कलामी या रिटन फॉर्म में? वो जिस रिटन फॉर्म में जो लेटर हम देते हैं ना मैनेजमेंट को, उस लेटर का नाम है मैनेजमेंट लेटर, या उसको कहते हैं लेटर ऑफ वीकनेस। ठीक है, इसको मैनेजमेंट लेटर क्यों कहते हैं? क्योंकि मैनेजमेंट को दिया जाता है। इसको लेटर ऑफ वीकनेस क्यों कहते हैं? वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है। भाई ये बात समझ आई? चलिए आगे चलते हैं।
अगर हम काम इंटरनल कंट्रोल पे नहीं कर रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कर रहे हैं, तो जो इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ होती है उसे क्या नाम दिया था? हाँ, वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल। वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल की वजह से रिस्क बढ़ जाता है। अगर इंटरनल कंट्रोल में गड़बड़ हो, वीकनेस। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को वेरीफाई करते हुए उसमें गड़बड़ नजर आ जाए, उसे क्या कहते हैं? मिस स्टेटमेंट। अच्छा, पहले मैनेजमेंट को बताइए, अगर उसे करेक्ट कर ली वो तो ठीक है, लेकिन अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मिस स्टेटमेंट है और मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं की, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट है, तो मुझे बताइए वो किसको बताना चाहिए? अनकरेक्टेड है, मैनेजमेंट ने कह दिया हमने नहीं करनी ठीक, जाओ कर लो जो करना है, क्या करेंगे? शेयर। तो बताइए शेयर होल्डर्स को बताएंगे ज़बानी कलामी के रिटर्न फॉर्म? जिस लेटर, जिस रिटर्न डॉक्यूमेंट के जरिए से हम शेयर होल्डर्स को बताते हैं उसे हम क्या कहते हैं? ऑडिट रिपोर्ट। ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट में बता देंगे हम इसको, और जब ऑडिट रिपोर्ट में हम बताएंगे तो वो ऑडिट रिपोर्ट कौन सी बन जाएगी? मॉडिफाइड वाली। जब मिस स्टेटमेंट, अनकरेक्टेड मिस स्टेटमेंट हो, मॉडिफाइड। भैया स्ट्रक्चर समझ आ गया? सबसे अहम चीज इसमें ये मैनेजमेंट लेटर और ऑडिट रिपोर्ट में फर्क था। क्लियर जी? अच्छा, अगर आपको कंसेप्ट समझ आ गया, एक छोटा सा रियल केस आपके साथ शेयर करता हूं तसल्ली करने के लिए कि आपको इंटरनल कंट्रोल में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में फर्क समझ आ गया है। ठीक, हमारा जब मैं जूनियर था, नॉर्मली जूनियर्स को ना जो भागदौड़ वाले काम होते हैं ना, जूनियर्स को दिए जाते हैं। जब जूनियर्स था तो मुझे एक क्लाइंट पे भेजा गया स्टॉक काउंट करने के लिए। ठीक है, वो थोड़ा समझ लीजिए लाहौर से, जहाँ पे लाहौर एंड होता है ना उसके करीब ही उसका गोदाम था, क्योंकि नॉर्मली कंपनीज के जो गोदाम वेयर हाउस होते हैं ना वो दूसरी जगहों पे या रूरल एरियाज में होते हैं, वहाँ पे सस्ते मिल जाते हैं। तो वहाँ पे स्टॉक काउंट करने के लिए जब मैं गया तो मैंने क्या देखा कि कंपनी का स्टॉक जिस जगह पे है ना, वहाँ पे 4 दीवारी तो की गई है लेकिन उसकी छत कोई नहीं, और उसका दरवाजा जो है वो सिर्फ कुंडी लगाई हुई है, ताला भी नहीं लगाया हुआ। अंदर स्टॉक इन्वेंट्री पड़ी हुई थी। अच्छा मुझे बताइए, जैसे ही मैंने ये देखा तो मुझे बताइए जो ऑडिटर है अंदर का, ऑडिटर अंदर का, वो जाग गया। मैंने क्या अंदाजा लगाया? इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है कि वीक है? वीक है। ठीक है, क्या रिस्क है इसमें? किस चीज का रिस्क है? चोरी होने का रिस्क है। शाबाश। और इसी तरह बारिश आ जाए तो इन्वेंट्री खराब होने का भी रिस्क है, बिल्कुल रिस्क है। लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला मैं हैरान रह, अंदर सारे का सारा स्टॉक पूरा था, स्टॉक पूरा था, और उन दिनों बारिशें भी नहीं हो रही थी, स्टॉक था भी ठीक। अब देखिए, क्या वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है? क्या मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट है? भाई कैसे? अगर वीकनेस हो तो आपने थोड़ी देर पहले खुद कहा था, वीकनेस हो तो रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाता है, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट बढ़ जाता है। लेकिन मिस स्टेटमेंट है ये कंफर्म नहीं है। हाँ, अभी चोरी नहीं हुई, अभी मिस, लेकिन हो तो सकती है, हो तो अभी बारिश नहीं हुई, हो तो सकती है। यानी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल है, मिस स्टेटमेंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। क्यों? इन्वेंट्री पूरी थी। अच्छा बताइए, क्या हमने ये चीज किसी को रिटर्न फॉर्म में कम्युनिकेट की होगी? किसको? मैनेजमेंट को। और किस लेटर के जरिए की गई है? मैनेजमेंट लेटर। शाबाश शाबाश। अच्छा मुझे गैस कीजिए, उस ऑडिट पे हमने जो रिपोर्ट दी होगी, ऑडिट रिपोर्ट अनमोडिफाइड होगी कि मॉडिफाइड? अनमोडिफाइड। शाबाश। क्योंकि मिस स्टेटमेंट, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था लेकिन मिस स्टेटमेंट नहीं थी। ये फर्क जहन में रखिएगा, इंटरनल कंट्रोल और फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट में और मिस स्टेटमेंट में
ये दोनों टर्म्स फ्रीक्वेंटली तकरीबन हमारे हर लेक्चर में यूज होंगी। हर लेक्चर की बात कर रहा हूं, हर चैप्टर की नहीं कर रहा, हर लेक्चर में तकरीबन। इंटरनल कंट्रोल, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट और मिस स्टेटमेंट। क्लियर? अच्छा, 2 3 4 और एग्जांपल आपके साथ शेयर करता हूं। आपने मुझे बताना है ये रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट है कि मिस स्टेटमेंट है। ठीक है, यानी वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल हुई तो रिस्क है, अगर फाइनेंशियल में गड़बड़ हुई तो वो मिस स्टेटमेंट है। अच्छा सुनिए, डेटर्स को क्रेडिट सेल करने से पहले उनकी चेकिंग नहीं की जाती। शाबाश, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट, शाबाश, वीकनेस इंटरनल। दूसरा, ये रेंट पे डेटर्स की प्रोविजन फॉर बैड डेट एस्टिमेट करके रिकॉर्ड नहीं की गई, ये मिस है क्योंकि ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलती है। ठीक है, ठीक है। दूसरी एग्जांपल, फिक्स एसेट्स को जब खरीदा जाता है उसके ऊपर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं लगाया जाता कि पता चले ये कंपनी का है कि किसी का जाती है। रिस्क में कोई भी एम्प्लॉय कर लेके जा सकता है, उधर कौन सा लिखा? ये रेंट पे ये रिस्क इंटरनल कंट्रोल वीकनेस थी, यानी रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट था। इंटरनल कंट्रोल वीकनेस की वजह से रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट अराइज होता। ये रेंट पे उसी फिक्स एसेट्स पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं की गई, मिस स्टेटमेंट, शाबाश। अच्छा, पेरोल एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले कंफर्म नहीं किया जाता, साइन नहीं लिए जाते, एम्प्लॉय के साइन नहीं लिए जाते, रिस्क ऑफ मिस स्टेटमेंट। हो सकता है कोई दूसरा बंदा आके ले जाए, रिस्क ऑफ इंटरनल कंट्रोल वीक है। अच्छा, और आखिरी महीने का सैलरीज एक्सपेंस रिकॉर्ड नहीं किया, मिस स्टेटमेंट। ठीक है, तो ये वीकनेस इन इंटरनल कंट्रोल में और मिस स्टेटमेंट में फर्क कुछ पता अब ये ना डेली बेसिस के, मैं आपको ओवरबर्डन नहीं करना चाह, डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ एग्जांपल मैं आपके साथ शेयर करता रहूंगा। ठीक है, लेकिन आपको शायद ये जान के हैरानगी होगी कि बाज़ औक़ात महीना महीना गुजर जाता है और कुछ स्टूडेंट्स को इंटरनल कंट्रोल वीकनेस और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क नहीं पता चलता। तो इंटरनल कंट्रोल में और फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ़र्क आपको तो क्लियर हो गया ना? चलिए मज़ीद प्रैक्टिस करते रहेंगे। अच्छा, एक चीज़ हो, ये कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब सुने, वो आ जाए जिसकी वजह से शुरू हुआ था, वो क्या एडवांटेज था ऑडिट का? ऑडिट का एडवांटेज जिसकी वजह से कंसेप्ट हो जाए, ऑडिट इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस आर आइडेंटिफाइड। अब देखें, एडवांटेज है ना, शेयर होल्डर को तो ये फायदा हुआ, शेयर होल्डर्स को तो, कि मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड, मोस्ट ऑफ द मिस स्टेटमेंट्स आर आइडेंटिफाइड शेयर होल्डर। अब मैनेजमेंट को क्या फायदा हुआ? इंटरनल कंट्रोल वीकनेसेस आर आइडेंटिफाइड। उधर मैंने सीएफओ को जब हमने बताया, सीएफओ ने कहा ओहो मुझे तो पता ही नहीं था, मैं तो हेड ऑफिस में बैठता हूं, मैं थोड़ी दूर दराज के इलाकों में जाके ये वेयर हाउस चेक करता रहूंगा। आपने बहुत अच्छा किया, आपकी टीम ने विजिट किया उधर, तो पता चल गया, मैं अभी इसके इंतजाम करता हूं। तो मैनेजमेंट को जब हम उनको वीकनेस कम्युनिकेट करते हैं, मैनेजमेंट को उनको इंप्रूव करने का मौका मिल जाता है, तो मैनेजमेंट को भी फायदा। तो वो एडवांटेज जो कल हमने पेंडिंग किया था आज कवर हो गया। अच्छा, एक छोटे से और टर्म है, डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड इंटरनल कंट्रोल, ये तो क्लियर हो गया। अच्छा, डिफरेंस बिटवीन दोज चार्ज विद गवर्नेंस एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट, गवर्नेंस, गवर्नेंस, गुड गवर्नेंस, गवर्नेंस समझते हैं? गुड गवर्नेंस। अच्छा, पंजाब में गुड गवर्नेंस किसकी जिम्मेदारी है? चीफ मिनिस्टर की, चीफ मिनिस्टर के। अच्छा, वैसे प्रैक्टिकली आपको एक बात बताता हूं, जो फैसले करने होते हैं ना, काम करना है, वो किसी प्रोविंस में चीफ मिनिस्टर का काम होता है।
उसकी निगरानी करना के काम चीफ मिनिस्टर सही कर रहा है कि नहीं, गवर्नर की जिम्मेदारी होती है। तो प्रोविंशियल लेवल पे जो दोज चार्ज विद गवर्नेंस है वो गवर्नर है, और जो मामलात को मैनेज करता है वो चीफ मिनिस्टर है। उसी तरह एक कंपनी के अंदर भी तो इंतजामात को चलाने की जरूरत है और किसी को उसकी निगरानी करने की जरूरत है। तो कंपनी के अंदर जो इंतजामात चलाते हैं लोग, वो होते हैं सीईओ, वो होते हैं सीएफओ, वो होते हैं कंपनी सेक्रेटरी। कंपनी लॉ में पढ़ा होगा आपने ये टर्म्स, कंपनी लॉ में नहीं भी पढ़ा तो कहीं ना कहीं बिजनेस की बुक में पढ़ा होगा। चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, सीएफओ, सीईओ, ये लोग हैं मैनेजमेंट। और एक होता है जो कभी कभार आते हैं और पूरे महीने का काम देखते हैं सही हुआ कि नहीं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। शाबाश। तो लॉ में या बिजनेस की दूसरी बुक्स में जिन लोगों को सीईओ सीएफओ कहा जाता है, ऑडिट में उनको मैनेजमेंट कहा जाता है। ऑडिट में उनको क्या कहा जाता है, मैनेजमेंट। और दूसरी बुक्स में, लॉ की बुक या दूसरी बुक्स में जिनको डायरेक्टर्स कहा जाता है, जिनको बीओडी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता है, ऑडिट की बुक्स में उसे दोज चार्ज्ड विद गवर्नेंस कहा जाता है। तो मुझे बताइए जरा कि अगर कंसेप्ट समझ आ गया तो दोज चार्ज विद गवर्नेंस ऊपर या मैनेजमेंट ऊपर, दोज चार्ज विद गवर्नेंस। ठीक है। तो हिरार्की हमारी कुछ यूं बनी किसी भी एक कंपनी की कि सबसे ऊपर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर से नीचे दोज चार्ज विद गवर्नेंस, और दोज चार्ज विद गवर्नेंस से नीचे मैनेजमेंट। शाबाश। ये छोटी सी हिरार्की है, ये अपने ज़हन में रखिएगा। ठीक है। अच्छा, कुछ आज एक तो क्वेश्चन ज्यादा हो गए और कुछ ये कंसेप्ट जो था वो हमने डिटेल में डिस्कस किया, इसलिए जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव प्लान था 2 वो हम नहीं कर सके। कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। स्टार्ट का शुरू का जो हफ्ता 10 दिन होता है ना, तो हमारा फोकस स्पीड के ऊपर नहीं होता, अंडरस्टैंडिंग के ऊपर होता है। वो बल्कि आपको याद है मैंने आपको बताया था, 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। हमारी जो लर्निंग होती है ना किसी भी स्किल की, किसी भी जॉब की, सब्जेक्ट की, वो होती है ए शेप्ड। ये ओरिएंटेशन में मैंने शायद किसी का लिखा था, ए शेप्ड। ए शेप्ड से क्या मुराद है, ए शेप्ड से क्या मुराद है वाला? यहां पे खड़े हैं 0 पे, हमने 100 पे पहुंचना है, ये मिड है। यहां से यहां पहुंचने के लिए हमारे पास 4 महीने हैं, तो यहां से यहां पहुंचने के लिए कितना टाइम लगेगा? 2। गलत, 2.5 महीने लगेंगे। हाँ जी, ये जो चढ़ाई हुआ है ये मुश्किल, बड़ा मुश्किल होता है ये बेस। इसके बाद जब आप यहां पे पहुंच जाएंगे, भाई K2 सर करना है, हाँ वो 1.5 महीने का काम है। ये ज़हन में रखिएगा। कोई भी चीज सीख रहे हो ना आप, तो शुरू में एफर्ट करनी पड़ती है, टाइम भी ज्यादा लगता है। ठीक है, यहाँ पे टाइम है, यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग अहम है। बेस एक दफा डेवलप हो गई ना, तो आपको इस फेज में इसका बेनिफिट मिलेगा। तो आप लोग ना नॉर्मली स्टूडेंट्स की आदत होती है वो सफ़े गिन रहे होते हैं, सर जी टोटल सफ़े 300 है, महीना हो गया है, और अभी आपने सिर्फ 50 सफ़े करवाए हैं। इस हिसाब से तो हमारा सिलेबस 4 नहीं 6 महीनों में ख़त्म होगा। मैथमेटिकल कैलकुलेशन कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन नहीं, याद रखें शुरू में अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा अहम है। तो आज आपकी होम असाइनमेंट मैंने लिखी थी, होम असाइनमेंट कोई नहीं करनी आपने, सिर्फ आपने जो कंसेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए हैं आपने इनको रिवाइज करना है। ठीक है जी, आज का लेक्चर यहाँ ख़त्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज़।